बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट हैं। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि जो मैग्नेट्स हैं हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया। हमने चैप्टर नंबर 14 में इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। अगर हमारे पास एक सोलेनॉइड हो तो जब उसमें से करंट गुजरता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक लॉन्ग बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो सोलेनॉइड है वो ऐसे बिहेव करता है जैसे लॉन्ग बार मैग्नेट है। इसी तरह अगर हमारे पास एक करंट का लूप हो तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, और इसका मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह है। यानी लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड एक लॉन्ग बार मैग्नेट की तरह है, और एक करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह है। इनका मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इन करंट कैरिंग कंडक्टर की तरह है। तो एम्पेयर ने यहां से नतीजा अखज किया कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स हैं इन मटेरियल के अंदर मे बी ड्यू टू सर्कुलेटिंग करंट्स और मूविंग चार्जेस। इनके अंदर तो हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चार्जेस की मोशन या सर्कुलेटिंग करंट की वजह से पैदा हुआ है। एम्पेयर ने सोचा कि इनके अंदर भी शायद मैग्नेटिक फील्ड की वजह सर्कुलेटिंग करंट या मूविंग चार्जेस हैं। लेकिन क्योंकि उस वक्त अभी एटम डिस्कवर नहीं हुआ था और साइंटिस्ट लोगों ने मैग्नेट मटेरियल्स के अंदर कोई भी करंट या मोशन ऑफ चार्जेस को ऑब्जर्व नहीं किया था, तो साइंसदानों ने एम्पेयर की बात को कोई ज्यादा तरजीह ना दी। लेकिन एटम की डिस्कवरी के बाद एम्पेयर की बात सही साबित हुई। अब हम एटम की स्ट्रक्चर को जानते हैं। हर एटम के सेंटर पे एक न्यूक्लियस है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे हैं। अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब चार्ज मूव कर रहे हैं, और चार्ज की मोशन से ये एक करंट लूप बनेगा। तो इस करंट लूप की वजह से एटम्स के अंदर, हर एटम के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहा है। एक तो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। इस मोशन को हम इसकी ऑर्बिटल मोशन का नाम देंगे। तो इस मोशन की वजह से एटम के अंदर एक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन भी कर रहा है। तो इस स्पिन मोशन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन दो तरह से मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है, अपनी ऑर्बिटल मोशन की वजह से और अपनी स्पिन मोशन की वजह से। जो न्यूक्लियस है वो भी एटम के सेंटर पे स्पिन मोशन कर रहा है, और न्यूक्लियस पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका मतलब इस न्यूक्लियस की स्पिन मोशन की वजह से भी एटम के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। लेकिन जो न्यूक्लियस की स्पिन मोशन से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन या इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन से पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से बहुत स्मॉल है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो एटम के अंदर वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की तीन वजह हैं: इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन और न्यूक्लियस की स्पिन मोशन। लेकिन हम न्यूक्लियस की स्पिन मोशन वाले मैग्नेटिक फील्ड को इग्नोर कर देंगे, तो फिर एटम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की दो मेन वजह हैं: इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन। अब क्योंकि हर लूप की दो साइडें होती हैं, हर करंट कैरिंग लूप की दो साइड होंगी, तो एक साइड पे नॉर्थ पोल अपीयर होगा और दूसरी साइड पे साउथ पोल अपीयर होगा। ऐसा करंट लूप पॉसिबल नहीं है जिसकी सिर्फ एक ही साइड हो और उसमें सिर्फ एक ही मैग्नेट का पोल बने, यानी सिर्फ नॉर्थ पोल बने या सिर्फ साउथ पोल बने। यानी जो मोनोपोल मैग्नेट हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के लिहाज से हमने सॉलिड्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है: डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें स्पिन मोशन की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड
और ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और हर एटम टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। तो जब हर एटम का कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो पूरे मटेरियल का भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, substances in which spin and orbital motions of electrons are so oriented in atom that their magnetic fields cancel out each other। स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन इस तरह ओरिएंटेड है कि वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देती हैं, आर कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इनकी एग्जांपल है वाटर, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी एटसेट्रा। तो ये जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, बल्कि अगर इनके पास मैग्नेट लेके आएंगे तो ये उनको वीकली रिपेल करेंगे। इसके बाद है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें स्पिन मोशन की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिटल मोशन की वजह से पैदा होने वाला मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करते। तो अब क्योंकि दोनों का फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहा, तो अब हर एटम एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ऐसी सब्सटेंसेस को हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देंगे। तो इसकी डेफिनेशन करेंगे, सब्सटेंसेस इन विच स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सो ओरिएंटेड इन एटम दैट देयर magnetic fields support each other are called paramagnetic substances। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एटसेट्रा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हर एटम टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव तो कर रहा है, लेकिन हर एटम का मैग्नेटिक फील्ड, सब एटम का मैग्नेटिक फील्ड रैंडम डायरेक्शन में है और सब मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप होके जीरो हो जाते हैं। तो इस तरह पूरा मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता। लेकिन अगर हम इनके पास कोई बाहर से मैग्नेट लेके आएंगे तो इनके जो मैग्नेटिक फील्ड हैं एटम्स के वो अलाइंड अप होना शुरू हो जाएंगे और ये वाले मटेरियल्स मैग्नेट्स की तरफ वीकली अट्रैक्ट होंगे। तीसरी तरह की सब्सटेंसेस हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनमें हर एटम टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव भी करता है और एटम्स कोऑपरेट करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करते हैं। ऐसी सब्सटेंसेस को हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इनके अंदर जो स्पिन मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो हर एटम का मैग्नेटिक फील्ड सैचुरेशन तक मैक्सिमम हो जाता है और एक रीजन के अंदर एटम्स कोऑपरेट करके मैग्नेटिक फील्ड को ऐड अप करते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हम करेंगे, सब्सटेंसेस इन विच एटम्स कोऑपरेट इन सच अ वे दैट देयर इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड्स आर एडेड टू एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। वो सब्सटेंसेस जिसमें एटम्स इस तरह कोऑपरेट करें कि उनके इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप होके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करें, उनको हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नाम देंगे। आयरन, कोबाल्ट, निकल, एल्निको एटसेट्रा ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं। अगर इनके पास मैग्नेट लाएंगे तो ये मैग्नेट की तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद अब हम जिक्र करते हैं डोमेन। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैक्रोस्कोपिक रीजन्स बन जाते हैं जिनके अंदर सब एटम्स कोऑपरेट करके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एग्जिबिट कर रहे होते हैं। इन मैक्रोस्कोपिक रीजन्स को हम डोमेन का नाम देते हैं। मैक्रोस्कोपिक हम उनको बोलते हैं जिनको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और जो चीजें नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं की जा सकती यानी बगैर माइक्रोस्कोप के हम उनको नहीं देख सकते, उनके लिए हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक। तो ये जो डोमेन्स हैं ये मैक्रोस्कोपिक रीजन्स हैं इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन and orbital motion of electrons are parallel and atoms cooperate with each other to exhibit strong magnetic field are called domains। एक डोमेन के अंदर 10⁻12 से लेके 10⁻16 तक एटम्स मौजूद होते हैं।
तो ये फर्ज करो हमारे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें मैक्रोस्कोपिक रीजन्स ये हमें नजर आ रहे हैं। इस रीजन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सब का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और वो इस डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड पैदा करते हैं। इसी तरह इस डोमेन के अंदर सब एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। इसी तरह इस डोमेन के अंदर सब का मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है एंड सो ऑन। लेकिन सब डोमेन रैंडम डायरेक्शन में है और इनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा पूरे मटेरियल का वो जीरो होगा। तो अभी ये मटेरियल अनमैग्नेटाइज्ड है या नॉन मैग्नेटाइज्ड स्टेट के अंदर मौजूद है। अगर हम इसके पास बाहर से कोई मैग्नेट लेके आए, फर्ज करो इस तरफ हम मैग्नेट का नॉर्थ पोल लेके आए, तो वो नॉर्थ इन सब मैग्नेट्स के नॉर्थ को रिपेल करेगा और इन सब के साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो डोमेन्स हैं ये उसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइंड अप हो जाएंगी और इस तरह ये मटेरियल का एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा जिसमें इस तरफ नॉर्थ होगा और इस तरफ साउथ होगा। क्योंकि हम बाहर से नॉर्थ पोल को लेके आए हैं तो इस तरफ साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और इस तरह नॉर्थ और साउथ के दरमियान अट्रैक्शन पैदा हो जाएगी। तो यही वजह है कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के पास कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की वजह, जब हम बाहर से कोई मैग्नेट पास लेके आएंगे तो इसकी जो डोमेन्स हैं जो पहले रैंडम थी वो अब अलाइंड अप हो जाएंगी और एक मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगी। इस तरह ये मटेरियल खुद एक मैग्नेट बन जाएगा और इसका इस डायरेक्शन में नॉर्थ और इस तरफ साउथ पोल अपीयर हो जाएगा। तो इस तरह ये मैग्नेट का, क्योंकि इस तरफ ऑपोजिट पोल पैदा हुआ है, तो इन दोनों में अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इसके बाद हम दो टाइप्स और डिस्कस करेंगे, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो मैग्नेटिक मटेरियल जिनमें डोमेन्स को इजीली अलाइंड अप किया जा सकता है और जब मैग्नेट पास लाते हैं और जब मैग्नेट रिमूव करते हैं वो इजीली रैंडम हो जाती हैं। तो ऐसी मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। यानी सादा वर्ड्स में हम कह सकते हैं वो सब्सटेंसेस जो इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड की जा सकती हैं वो सॉफ्ट मटेरियल्स कहलाएंगे। तो सब्सटेंसेस व्हिच कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल। इसकी एग्जांपल है आयरन। जब हम आयरन के पास कोई मैग्नेट लेके आते हैं तो उसकी डोमेन्स फौरन अलाइंड अप हो जाती हैं और वो मैग्नेट बन जाता है और वो बाहर वाले मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो करता है। और जैसे ही हम मैग्नेट रिमूव करते हैं तो उसकी डोमेन्स दोबारा रैंडम हो जाती हैं और वो दोबारा से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। दूसरे डेफिनेशन है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। वो मैग्नेटिक मटेरियल्स जिनमें डोमेन्स को अलाइंड अप करना मुश्किल है और अगर वो एक बार अलाइंड अप हो जाए तो उनको फिर रैंडम करना मुश्किल हो, उनको हम बोलेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं वो सब्सटेंसेस जो इजीली मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड नहीं की जा सकती उनको हम बोलेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। Substances which cannot be easily magnetized or demagnetized are called hard materials. स्टील एक हार्ड मटेरियल है। इसके पास अगर हम वीक मैग्नेट लेके आएंगे तो इसकी डोमेन्स अलाइंड अप नहीं होंगी। इनकी डोमेन्स को अलाइंड अप करने के लिए हमें इसके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लेके आना पड़ेगा। लेकिन अगर एक बार इसकी डोमेन्स अलाइंड अप हो जाएंगी तो फिर ये जल्दी रैंडम नहीं होंगी। तो यही वजह है कि अगर हमने परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो हम स्टील का बनाते हैं और अगर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो तो फिर हम आयरन को यूज करते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट को हमने बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना होता है तो ऐसा मटेरियल सबसे बेस्ट रहेगा जो इजीली मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो जाए। और परमानेंट मैग्नेट में क्योंकि हमने मटेरियल को परमानेंट मैग्नेटाइज ही रखना होता है तो फिर स्टील बेस्ट रहेगा, क्योंकि एक बार ये मैग्नेटाइज हो जाएगा तो फिर ये आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगा। अगर हमने किसी भी मटेरियल जो मैग्नेट हो उसको डीमैग्नेटाइज करना हो तो हमें उसकी डोमेन्स जो अलाइंड अप होंगी उनको रैंडम बनाने की जरूरत है। इनको हम रैंडम बहुत तरह से बना सकते हैं। मतलब अगर आपके पास एक मैग्नेट है, आप उस पर हैमरिंग करें, उस पर हथौड़े मारें तो इसकी वजह से उसके अंदर हीट पैदा होगी। हीट की वजह से ये जो डोमेन्स हैं ये रैंडम होना शुरू हो जाएंगी और इसी तरह ये मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। या आप एक मैग्नेट लें और उसको चूल्हे पे रख दें तो उसको हीट प्रोवाइड करें, तो जैसे उसको हीट मिलेगी उसकी जो डोमेन्स हैं वो रैंडम हो जाएंगी तो
वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। या अगर आपने एक मटेरियल को डीमैग्नेटाइज करना है तो आप जिस डायरेक्शन में वो मटेरियल मैग्नेटाइज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करो, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसकी डोमेन्स को रैंडम कर देगा और इस तरह वो मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो ये जो डोमेन्स हैं ये रैंडम होना शुरू हो जाएंगी, और अगर और ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इस डोमेन के अंदर ये जो एटम्स हैं वो भी रैंडम होना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह ये मटेरियल में डोमेन्स खत्म होना शुरू हो जाएंगी और ये वाला मटेरियल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस से पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उसको हम नाम देते हैं क्यूरी टेम्परेचर। तो इसकी डेफिनेशन हम करते हैं, टेम्परेचर एट विच फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर। तो इसकी एग्जांपल है, जो आयरन है वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जिसके डोमेन्स मौजूद होती हैं। तो अगर हम उसको 750 डिग्री सी या इससे भी ज्यादा गर्म करें तो उसकी जो डोमेन्स हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो फेरोमैग्नेटिक की बजाय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज।